अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो उसमें संतुष्ट नहीं होता और ज्यादा की चाह रखता है, और इसी चाहत में वो अपने आप को ऐसे दहाने पर पहुंचा देता है जिसमें उससे निकलना उसका बहुत ही मुश्किल होता है। अगर किसी के पास खूबसूरत पत्नी हो, अच्छा कारोबार हो, बच्चे हो, उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही हो और उसके बावजूद उसके सामने कोई खूबसूरत हसीन लड़की आ जाए तो फिर उसके मुंह में पानी टपकने लगता है और फिर वो तरकीबें लड़ाने लगता है कि कैसे इस लड़की के साथ संबंध बनाए जाएं, और यही सोच उसको ऐसे मुकाम तक ले जाती है जिस मुकाम पर जाना तो आसान है लेकिन वापस आना वहां से बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बड़ी ही हैरतनाक और दिल दहला देने वाली कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं गोरखपुर के एक MBBS डॉक्टर की। बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों, आपकी जो शिकायतें हैं कि आप वीडियो में हमारा नाम नहीं लेते, तो मैं आपको बता दूं बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास नामों की, और ख़ास करके उन दोस्तों की जिनकी ये शिकायत रहती है। हमारे एक एडवोकेट दोस्त है राजवीर सिंह जी पोसवाल, आप कह रहे थे कि भाई आपने अगर मेरा नाम नहीं लिया तो मैं आपकी कहानी नहीं सुनूंगा। दोस्त, आपका ये प्यार जो है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप नाराज़ हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसी तरह से और भी बहुत दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं कमेंट करता हूं आप मेरा नाम नहीं लेते। भाई, मैं जानबूझकर किसी का नाम नहीं छोड़ता। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोग दोस्तों की आईडी में कुछ नंबर होते हैं, कोडवर्ड होते हैं, उनका नाम नहीं होता है, तो इसलिए अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिख दिया करें। सबके नाम लूंगा, आज ज्यादा बातें नहीं करूंगा, पहले कहानी सुनाऊंगा और फिर सबके विस्तार के साथ नाम लूंगा। आप ये देख सकते हो, बहुत लंबी लिस्ट है। संयम बनाए रखें। और हाँ, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि हमारी कहानी को शुरू करने के बाद सिर्फ अपने नाम ही सुनते हैं, वो कहानी को स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, उनका भी मुझे पता चल जाता है। तो दोस्त, ऐसे ना किया करें, शुरू से आखिर तक कहानी सुने। जब नामों की लिस्ट आए तभी अपना नाम सुना करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। दूसरी शिकायत आपसे कि आप वीडियो को लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो बिना किसी देर के टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कहानी को, बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी है गोरखपुर की। गोरखपुर में हरिराम श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में 6 सदस्य थे। पति पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थी। सबसे छोटी बेटी राखी थी और उनका सबसे बड़ा बेटा अमर प्रकाश था। बेटी खूबसूरत होने की वजह से, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने की वजह से, उसके उठने बैठने बोलने चालने का तरीका अच्छा होने की वजह से वो बेटी सबकी लाडली थी। भाइयों में भी सबकी लाडली थी और बहनों में भी सबकी लाडली थी। माँ बाप भी उसे बहुत प्यार किया करते थे। इसीलिए राखी जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। वो हर फरमाइश अपनी घरवालों से मनवा लिया करती थी। उसके स्वभाव को घरवाले जानते थे। इसी तरह से सन 2006 की बात है कि हरिराम श्रीवास्तव बीमार हो जाते हैं, तो उनका बेटा अमर प्रकाश उनको पास ही के आर्यन हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। उसकी वजह यह थी कि पूरे पूर्वांचल में आर्यन हॉस्पिटल मशहूर था और उसके ऑनर MBBS डॉक्टर DP सिंह बहुत ही मशहूर थे। उनके क्लिनिक में जो मरीज आ जाया करते वो ठीक होकर ही जाते थे। इसी वजह से और घर के नजदीक होने की वजह से अपने बाप को अमर प्रकाश उस हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। जैसे ही हरिराम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है और फिर उनसे मिलने के लिए उनके बच्चे हॉस्पिटल में आने लगे। राखी भी अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल में आती थी। राखी एक छरहरे बदन की, ताजी ताजी जवान हो रही 18-19 साल की गदराई हुई लड़की थी। लगभग 5.5 फुट उसकी ऊंचाई थी। गोल चेहरा था, तीखे नैन नक्श थे और ऊपर से गोरा चिट्टा रंग था। जैसे ही डॉक्टर DP सिंह की नजर राखी पर पड़ती है, देखकर मुंह में पानी आ जाता है। अब डॉक्टर DP सिंह ज्यादा समय राखी के पिता हरिराम के आसपास ही दिया करते थे।
राखी भी ये देखकर बहुत खुश थी कि डॉक्टर डीपी सिंह उसके बाप का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं और अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। लेकिन अगले 2-3 दिन में उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर डीपी सिंह हर वक्त उसके बाप के आसपास क्यों मंडराते रहते हैं, क्योंकि उनकी नजर राखी पर थी। राखी समझदार थी, कोई बच्ची नहीं थी, और वो सामने वाले की नजर को भाप गई थी कि डॉक्टर डीपी सिंह जब उसके बाप का चेकअप करने आते तो उसके बाप के ऊपर उनकी नजर कम होती और राखी के ऊपर ज्यादा होती, और बहुत ही मुस्कुराकर और बड़े ही मीठे स्वभाव से बात किया करते थे। क्योंकि डॉक्टर डीपी सिंह जो था वो भी एक गबरीला नौजवान था, हट्टा कट्टा था, खूबसूरत था, इसलिए राखी ने भी उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। और जिस तरह से डॉक्टर डीपी सिंह मुस्कुरा करके बात किया करते, वो भी उनका जवाब मुस्कुरा कर ही देने लगी। लगभग 8-10 दिन के इलाज के बाद हरे राम श्रीवास्तव तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन राखी बीमार हो जाती है, और बीमार भी ऐसा जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। वो दिल की मरीज हो गई थी, उसे लवेरिया हुआ था, उसे प्यार का भूत चढ़ गया था। डॉक्टर डीपी सिंह की तमन्ना बहुत जल्द ही पूरी हो गई थी। अब हरे राम अपने घर जा चुके थे, लेकिन राखी कभी कभी किसी न किसी बहाने क्लिनिक आ जाया करती थी। उनके हॉस्पिटल में जब राखी आती तो डॉक्टर डीपी सिंह टाइम निकाल करके उससे बात करते, मुलाकातें करते, और फिर दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। अब दोनों का मिलना जुलना इस तरह से होता कि ज्यादातर उनकी बातें फोन पर होती, और जैसे ही डॉक्टर डीपी सिंह को टाइम मिलता वो उससे बुला लिया करते अपने हॉस्पिटल में, और फिर घंटों उससे बातें किया करते। इसी तरह से लगभग चलते चलते उनकी प्रेम कहानी को 4 साल का समय बीत जाता है। लेकिन जब राखी एक दफा डॉक्टर डीपी सिंह के अतीत में झांकने की कोशिश करती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि डॉक्टर डीपी सिंह जो थे वो शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। जैसे ही राखी को इस बात का पता लगता है, उसके दिल को बहुत चोट लगती है, मायूस हो जाती है। जिस डॉक्टर को वो कुंवारा समझ रही थी, वो डॉक्टर तो शादीशुदा निकला। बहरहाल ये सदमा राखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर डॉक्टर डीपी सिंह से मिलना जुलना बंद कर देती है और गोंडा चली जाती है और बीएड की पढ़ाई करने लगती है। जब डॉक्टर डीपी सिंह और राखी की मुलाकातों का सिलसिला बंद हुआ तो डॉक्टर डीपी सिंह घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि राखी ने उनसे मिलना ही बंद कर दिया था। अब वो उससे मिलने के लिए गोंडा चला जाते हैं। गोंडा जाकर के डॉक्टर डीपी सिंह राखी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि राखी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, आखिर ऐसी क्या वजह रही कि तुम अचानक बगैर बताए ही गोंडा चली आई। राखी कहती है कि डॉक्टर साहब, ये तो आप अपने दिल से पूछो कि आपने मुझसे कितनी बड़ी बात छुपाई है, मुझे धोखा देकर मुझसे प्यार का नाटक किया है। डॉक्टर डीपी सिंह उसके सर पर हाथ रख के कहता है कि राखी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, आखिर ऐसी क्या वजह है जो तुमने मुझे ठुकरा दिया, मुझे वजह तो बताओ। तो फिर राखी कहती है कि ये जो दिल की टीस है ना, ये इतनी आराम से शांत नहीं होगी। तुमने बड़ी आसानी से मेरे सर पर हाथ रख दिया और कह दिया कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सच सच बताओ, क्या तुम शादीशुदा नहीं हो? क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? डॉक्टर जैसे ही ये बात सुनता है, तिलमिला उठता है, आंखों में आंसू ले आता है। इमोशनल ब्लैकमेल ऐसा किया था कि राखी को वो वहीं पर ध्वस्त कर देता है। आंखों में आंसू लाने के बाद कहता है कि राखी, ये बात सही है कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन वो शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि घर वालों के दबाव में, घर वालों की रजामंदी के लिए की थी, उनकी खुशी के लिए की थी।
लेकिन मैंने जो प्यार किया है वो सिर्फ तुमसे किया है। मैं अपनी पत्नी से खुश नहीं हूं और मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो फिर राखी कहती है कि डॉक्टर, ये सब कहने की बातें हैं। तुम मुझे इस्तेमाल करके मेरा मजा लेकर कुछ दिनों बाद मुझे छोड़ दोगे, इसलिए अब अपने घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता और मुझे मेरी जिंदगी अपने तरीके से जीने दो। डॉक्टर कहता है कि राखी, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे मेरे प्यार की भीख मेरी झोली में नहीं डाल दोगी। तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा करोगी। राखी लड़की थी, नर्म दिल की थी, पिघल जाती है। कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को आप मानो तो फिर मैं तुम्हारे प्यार की भीख तुम्हारी झोली में डालने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर बोलता है कि बताओ क्या शर्त है। राखी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ बाकायदा शादी करनी पड़ेगी। डॉक्टर तो चाहता यही था कि किसी भी तरह से राखी मान जाए। वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वहीं गोंडा में एक आर्य समाज मंदिर में दोनों प्रेम विवाह कर लेते हैं, दोनों शादी कर लेते हैं और फिर गोरखपुर में लाकर सरस्वतीपुरम कॉलोनी में एक आलीशान मकान खरीदकर राखी को देता है, जिसमें वो राखी रहने लगती है। और फिर डॉक्टर इस बात की अपनी पत्नी को जरा भी भनक नहीं लगने देता है। राखी को तो पता था कि डॉक्टर की दूसरी पत्नी है, लेकिन डॉक्टर की दूसरी पत्नी उषा को यह नहीं पता था कि डॉक्टर उसकी पीठ के पीछे क्या गुल खिला रहा है। अब डॉक्टर की जिंदगी दो बीवियों के बीच में थी। कुछ वक्त उधर भी देना पड़ता था और कुछ वक्त इधर भी देना पड़ता था। डॉक्टर दो नावों पर सवार हो चुका था, लेकिन हमेशा याद रखो कि दो नाव का सवार जो होता है अक्सर डूब जाता है और अब डॉक्टर भी डूबने वाला था। जैसे ही उसके बर्ताव में उसकी पहली पत्नी उषा फर्क महसूस करती है कि डॉक्टर साहब कुछ दिन पहले तक हर रोज घर सोया करते थे, हर रोज टाइम से घर आ जाया करते थे, अब कई कई दिन घर भी नहीं आते और पता नहीं कहाँ रहते हैं। अब उन्होंने उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। जैसे ही डॉक्टर डीपी सिंह की जासूसी शुरू की उषा ने, तो जल्द ही असली बात उसके सामने आ जाती है। जब उसको पता लगा कि डॉक्टर डीपी सिंह किसी दूसरी औरत के साथ सरस्वतीपुरम की कॉलोनी के एक आलीशान मकान में रातें रंगीन करते हैं, तो उसकी पत्नी आग बगुला हो जाती है, घर में तांडव हो जाता है। और डॉक्टर को भी पता था कि जिस दिन उसकी पत्नी को इस राज का पता चलेगा, तो इस राज के पता चलने के बाद घर में तांडव होना तो लाजमी ही है। इसलिए पहले से उसने अपने आप को तैयार कर रखा था। जैसे ही डॉक्टर साहब घर पहुंचते हैं, बीवी ने आड़े हाथों उसको ले लिया था और फिर जितना हो सका उसको खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी जो तुमने दूसरी लड़की से शादी कर ली? क्या मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है जो उसके अंदर है? क्या मैं उससे कम खूबसूरत हूँ? क्या मेरा रंग उसके जैसा नहीं है? मुझे एक कमी ऐसी बता दो, जिस लड़की से तुमने शादी की है कहीं भी मैं उससे कमज़ोर हूँ। डॉक्टर सारी बातें सुनता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जब बीवी देखती है कि डॉक्टर किसी भी तरह से लाइन पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो वो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा देती है। बहरहाल जब मुकदमा हुआ, डॉक्टर अब भी नहीं झुकता और अपनी नई नवेली पत्नी राखी को बराबर टाइम देने लगता है। डॉक्टर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो राखी के साथ मिलना जुलना बिल्कुल बंद नहीं करता। लगभग शादी को उनकी 1 साल होने वाला था। अब राखी और डॉक्टर के यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला था। राखी हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी और फिर कुछ दिन के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी माँ बाप की गोद में जाने से ही पहले दम तोड़ देती है। बेटी के मरने के बाद डॉक्टर डीपी सिंह और राखी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये तो भगवान की मर्जी है। उसके बाद में फिर राखी अपने घर पहुंच जाती है और डॉक्टर अपनी क्लिनिक में टाइम देने लगते हैं। गाड़ी इसी तरह से चलती रहती है। लगभग महीना 2 महीना के बाद
अब डॉक्टर डीपी सिंह ने राखी के पास टाइम देना बंद कर दिया था। अब धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि ब्याहता पत्नी ब्याहता ही होती है, अपना घर परिवार वो एक पराई औरत के साथ बर्बाद करने पर तुला है। इसीलिए अब वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी ब्याहता पत्नी को देने लगा था। उषा उसके बर्ताव से खुश थी और वो समझने लगी थी कि देर से ही लेकिन पति की समझ में आ गया है। उसने जो भी अय्याशी की, उस अय्याशी को उसकी ब्याहता पत्नी उषा माफ कर देती है। जैसे ही राखी को लगता है कि डॉक्टर डीपी सिंह ने अब उसके पास आना कम कर दिया है, तो वो तिलमिला उठती है। और एक दिन डॉक्टर जैसे ही उससे मिलने पहुंचता है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब, आप मुझे इस्तेमाल करके छोड़ देना चाहते हो? आपने मेरे पास में आना कम क्यों कर दिया है? याद रखो, अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं जो कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। मेरा स्वभाव बहुत जिद्दी है और मैं जिस चीज को हासिल करने की ठान लेती हूं उसको हासिल करके रहती हूं। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर देती हूं। राखी डॉक्टर को अच्छे तरीके से समझा देती है। डॉक्टर राखी की धमकी से तिलमिला उठा था और डर भी गया था कि आने वाले टाइम में राखी कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब डॉक्टर दो पत्नियों के बीच में ऐसा पिसा हुआ था जैसे दो पाट के बीच में गेहूं पिसकर आटा बन जाता है। साजन चले ससुराल तो आप लोगों ने देखी ही होगी। गोविंदा की दो पत्नियां थी, एक तब्बू थी और एक करिश्मा कपूर थी। दोनों पत्नियों के बीच में गोविंदा की हालत बहुत ही पतली हो जाती है। लेकिन उस फिल्म में ये बात अच्छी थी कि दोनों पत्नियों में से किसी को भी गोविंदा नुकसान नहीं पहुंचाता है और फिर बड़ी ही आसानी के साथ अपनी कहानी को सॉल्व कर लेता है। लेकिन डॉक्टर की जिंदगी में ऐसा नहीं था। वहां कुछ ऐसी अनहोनी घटना घटने जा रही थी जो कभी डॉक्टर ने भी सोचा नहीं था। मजे मजे में डॉक्टर ने दूसरी पत्नी तो बना ली थी, लेकिन उस मजे की उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी उसने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही उसने अपनी ब्याहता पत्नी और अपने परिवार को टाइम देना शुरू किया, राखी तिलमिला उठती है। डॉक्टर को धमकी भी दे दी थी। अब धीरे धीरे डॉक्टर का राखी की तरफ से मोह भंग हो गया था। उसने उससे बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दिया था। जब डॉक्टर को समझाने के बाद, धमकी देने के बाद कोई असर नहीं पड़ता है, तो फिर राखी लखनऊ में उसके खिलाफ अपहरण और गैंग रेप का मुकदमा दर्ज करा देती है। वहीं गोरखपुर थाने में भी महिला उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करा देती है। जैसे ही दो दो मुकदमे डॉक्टर के ऊपर लिखे जाते हैं, डॉक्टर तो बौखला जाता है, जिंदगी झंड हो जाती है। अब क्या करे? राखी को मनाने की कोशिश करता है। उसको कहता है कि राखी, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। किसी भी तरह से ये मुकदमे वापस ले लो। राखी किसी भी तरह से मुकदमा वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी। डॉक्टर उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। अपना पीछा छुड़ाने के लिए जो कीमत राखी मांगती वो उसको देने के लिए तैयार था। जब राखी ने देखा कि डॉक्टर उसको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो सरस्वतीपुरम में जिस मकान में राखी रहती थी उसकी करोड़ों में कीमत थी। राखी उसकी रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए कहती है। डॉक्टर देखता है कि इसकी तो करोड़ों की फरमाइश है, इसलिए वो बात को टाल जाता है और मना कर देता है। इधर डॉक्टर के मुंह भंग होने से राखी अब उसकी कट्टर दुश्मन बन चुकी थी। डॉक्टर का जिस राखी को देखे बगैर दिन नहीं कटता था, अब दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। राखी ने जैसे ही डॉक्टर को देखा कि अब वो उसके साथ किसी भी कीमत पर नहीं रह सकता, तो उसने उसी कॉलोनी में रहने वाले मनीष श्रीवास्तव से नजदीकियां बढ़ा ली। मनीष श्रीवास्तव गया बिहार का रहने वाला था, लेकिन गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था और वो फौज में नौकरी करता था। उस वक्त में वो वहीं उसी कॉलोनी में रह रहा था। जैसे ही मनीष के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती हैं, दोनों में प्यार परवान चढ़ता है, तो फिर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मनीष
उसको लेकर के अपने घर गया बिहार चला जाता है। राखी अपनी पिछली गुजरी हुई जिंदगी के बारे में मनीष को सब कुछ बता देती है और फिर वो उससे ये भी कहती है कि वो डॉक्टर से बदला जरूर लेकर रहेगी। मनीष एक सुलझा हुआ इंसान था, समझदार था। उसने राखी को समझाया कि राखी, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाओ और मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। लेकिन राखी थी, उसके ऊपर तो सरस्वतीपुरम का उस मकान का रजिस्ट्री कराने का भूत सवार था। इसलिए वो गया बिहार जाने के बाद भी डॉक्टर को धमकाती रहती और मुकदमे की धमकी देकर के उसको जेल भिजवाने की धमकी देती रहती। डॉक्टर बहुत ही परेशान हो गया था कि इस बला से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसलिए अब डॉक्टर ने एक खतरनाक प्लानिंग बना ली थी। उसने सोच लिया था कि किसी भी कीमत पर अब राखी को मौत के घाट उतारना है। उसको मारने की उसने 5 दफा प्लानिंग बनाई, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। वो इसी तलाश में था कि किसी तरह से मुझे मौका मिल जाए और फिर मैं इस कांटे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दूं। इसीलिए अब वो राखी से मीठी मीठी बातें करने लगा था। राखी को पटाने के लिए उसके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और उसने रजामंदी जाहिर कर दी थी कि मैं तुम्हारे नाम उस मकान की रजिस्ट्री भी करा दूंगा। राखी उसकी इस नियत को समझ नहीं पाई थी कि आखिर डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उसने उसके साथ संबंध सुधार लिए थे। अब वो भी उसके साथ प्यार से बातें करने लगी थी। एक दिन मनीष श्रीवास्तव और राखी गया से नेपाल घूमने के लिए जाते हैं। राखी बात बता देती है डॉक्टर को कि डॉक्टर, अगर तुम्हें भी आना है तो नेपाल आ जाओ, हम लोग यहाँ घूमने के लिए भैरवा आए हैं। डॉक्टर तो चाहता यही था कि उसे कोई ऐसा मौका मिले जिससे वो राखी को अपने रास्ते से हटा सके। डॉक्टर आनन फानन में अपने अस्पताल के 2 कर्मचारियों को लेकर के नेपाल के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में जाते हुए बार बार वो राखी से बात करता रहता है। राखी को जाए हुए नेपाल में 3 से 4 दिन बीत गए थे। अब मनीष श्रीवास्तव उससे वापस घर चलने के लिए कहता है तो राखी कहती है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, तुम घर पहुंचो, मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन में। वो मनीष श्रीवास्तव को समझाकर घर भेज देती है गया बिहार। राखी वहीं पर रुक जाती है। डॉक्टर जैसे ही नेपाल पहुंचता है वो फोन के जरिए उसके पास तक पहुंच देता है। वो उसका इंतजार कर रही थी। दोनों जब मिलते हैं एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं। फिर डॉक्टर राखी से कहता है कि तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे नाम वो मकान करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन वो मुकदमे अपने वापस ले लो। राखी भी रजामंदी जाहिर कर देती है कि जब यहां से वापस चलेंगे सारी सेटलमेंट हो जाएगी। उसके बाद में फिर वो राखी को शॉपिंग कराता है। एक होटल में लेकर रुकता है। दोनों कर्मचारी उसके अलग कमरे में रुकते हैं। राखी और डॉक्टर एक कमरे में रुकते हैं। रात में दोनों के बीच संबंध बनाता है और डॉक्टर ने यही सोचा होगा कि कल तो मुझे राखी को मौत के घाट उतार ही देना है, क्यों ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्स पत्नी के साथ ये रात रंगीन की जाए। और फिर यही सोचकर पूरी रात डॉक्टर ने राखी के साथ ऐश ली। सुबह को उसको वो घुमाने ले जाता है, शॉपिंग कराता है और फिर मौका देखकर कोल्ड ड्रिंक में उसको नशीली दवाई पिला देता है। राखी की जब हालत खराब होने लगती है, जब दवाई का असर उसके ऊपर शुरू होता है, तो फिर डॉक्टर की बाखें खिल जाती है। राखी के ऊपर उस दवाई का ऐसा साइड इफेक्ट होता है कि राखी दर्द के मारे कराने लगती है। डॉक्टर जब देखता है कि इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा, तो अब डॉक्टर के ऊपर पूरा शैतान सवार हो चुका था। उसने राखी के ऊपर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए थे और एक ठोकर उसके पेट में ऐसी मारता है जिसको राखी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहीं तड़प तड़प कर जान दे देती है। उसकी मौत हो जाती है। राखी को मौत के घाट उतारने के बाद डॉक्टर और उसके 2 कर्मचारी उसको गाड़ी में डालते हैं और एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर वहां से उसको नीचे डाल देते हैं और फिर वापस अपने अपने घर पहुंच जाते हैं।
2-4 दिन के बाद नेपाल पुलिस को झाड़ियों से एक लाश मिलती है। जब उसकी शनाख्त नहीं हो पाती तो फिर वो गोरखपुर जोन में भी उसकी तस्वीरें सर्कुलेट करा देते हैं। राखी जब अपने घर कई दिन तक नहीं पहुंचती है तो इधर मनीष श्रीवास्तव को भी उसकी फिक्र होने लगती है और वो वापस नेपाल जाता है। जब होटल में छानबीन करता है तो वो कहते हैं कि राखी तो यहाँ से उसी दिन चली गई थी। जब कहीं भी राखी का पता नहीं चलता तो फिर वो थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता है। उसके भाई अमर प्रकाश को भी फोन करके बता देता है। अमर प्रकाश ने जैसे ही बहन के गायब होने की बात सुनी वो उल्टा मनीष श्रीवास्तव के ऊपर गोरखपुर में केस दर्ज करा देता है। बहरहाल कहानी तो और भी बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत टाइम होगा। जैसे ही तफ्तीश शुरू होती है फिर उसके ऊपर भी, मनीष के ऊपर भी इल्जाम आते हैं, लेकिन जब तफ्तीश शुरू होती है सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और मोबाइल लोकेशन निकाली जाती है तो उसमें डॉक्टर पकड़ा जाता है। पुलिस की पैनी नजर और कानून के लंबे हाथ से डॉक्टर बच नहीं पाता है। डॉक्टर ने तो यह सोचा था कि नेपाल में उसने राखी को मौत के घाट उतारा है, इसलिए कभी भी उसकी लाश से पर्दा उठ नहीं पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मुजरिम भले ही कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो जुर्म करने के बाद कानून की लंबे हाथों से बच नहीं पाता है। इसलिए डॉक्टर भी पुलिस की पकड़ में आ चुका था और फिर डॉक्टर पुलिस के सवालों के जवाब जब ठीक ठीक नहीं दे पाता और जब उसके ऊपर सख्ती की जाती है तो डॉक्टर जल्दी ही टूट जाता है और सारी कहानी बता देता है, जिससे ये पूरी कहानी खुल करके सामने आती है, अखबारों में छपता है और फिर किताबों में भी छपती है। और फिर जब हमारे सामने ये कहानी आती है तो हमने आपको सुना दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं जिन्होंने हमें कमेंट किए। डॉक्टर अब्दुल समी, मोहम्मद इकबाल सहारनपुर यूपी से, फैसल शेख आजमगढ़ से, डॉक्टर गौर इंद्रगढ़ दताई, मुनव्वर हुसैन और आयशा इदरीसी, दाऊद राणा गंगोह सहारनपुर यूपी से, सुमित जिंद हरियाणा से, महेश रस्तोगी छपरा बिहार से, विनोद करीर माला रामपुर से, अब्दुल मोमीत रियानपुर कटिहार बिहार से, अनिल कुमार काले आम से, अशोक रत्ती बंगा शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, अनिल टीपी नगर लखनऊ से, केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ यूपी से, जो कि अब मुंबई में रह करके हमारी कहानी सुनते हैं, अब्दुल मन्नान बल्ला शेरपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, चेतराम यदुवंशी बरेली उत्तर प्रदेश से। और ये चेतराम यदुवंशी कहते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि आपको मेरी उम्र लग जाए। दोस्तों, आप मुझे भावुक कर देते हैं, ऐसा नहीं है, आप मुझे चाहते हैं, लेकिन मैं भगवान से, अल्लाह से यही प्रार्थना और दुआ करता हूं कि भगवान अल्लाह ईश्वर आपको लंबी उम्र दे ताकि आप लंबे टाइम तक हमारी कहानी सुनते रहें। उसके बाद आते हैं जी यम पी यम ददरौना कुशीनगर से, भोपाल माली तहसील सीतामऊ से। ये भी कहते हैं कि मैं बहुत बार कमेंट करता हूं लेकिन आप हमारा नाम नहीं लेते। तो दोस्त, ऐसा नहीं है, हमारे सामने जब आया हमने आपका नाम ले लिया। अवतार सिंह चौहान छोरी मन्ना बाड़मेर से राजस्थान, वसी हैदर नवजोत सिंह डिब्बीपुरा जलालाबाद पंजाब से, दिनेश पाल और उसका दोस्त शीश पाल शिवपुरी से, मौर्या फैब्रिकेटर्स जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश से, सुबोध कुमार बीएसएफ जवान सिलीगुड़ी से, राम भरोसी राजस्थान से, गबरीला समूह संस्थापक गणपति सिंह भाटी जैसलमेर राजस्थान से, सादिक खान खालिद खान साहिल खान कुंदरकी यूपी से, सुरेंद्र कुशवाहा पदरौना कुशीनगर सऊदी अरब में रहकर ये हमारी कहानी सुनते हैं, रिहान हुसैन सुल्तानपुर से, राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट तहसील हसनपुर
जिला अमरोहा से। वकील साहब, आप नाराज ना होए, आपकी नाराजगी से मेरा दिल, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर दिल का हूं, मेरा दिल बैठ जाता है। किसी भी अपने श्रोता के नाराज़ होने से मुझे बड़ा दुख होता है। तो आप छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करें। राजवीर सिंह जी के बाद आते हैं जी लाल मोहर, साबिर फतेहपुर नारायण मेरठ से, लक्ष्मी चंद सैनी हापुड़ से, D.A. कुरैशी बमहनीपुर उसराहार इटावा से, जावेद अली, गुरुदयाल सिंह बलौदा झुंझुनू राजस्थान से, समून सऊदी अरब से, मिट्ठू लाल सागर मध्य प्रदेश से, सत्यपाल सिंह, अंसार हुसैन, विजय नेगी, यासिर शहीदी रियानपुर कटिहार से, सुनील हेमराम दुमुका झारखंड से, रंजन कुमार बिहार से, सुरेश चंद गौतम किशोहाबाद उत्तर प्रदेश से। सुरेश चंद गौतम ये कहते हैं कि 11 तारीख यानी 11/2/2024 को इनकी शादी की सालगिरह है। तो दोस्त, आपकी शादी की सालगिरह कल आने वाली है, आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई हो। मोहम्मद कुर्बान सऊदी अरब से, नवीन कुमार अनिल माथुर जोधपुर से, मोहम्मद मुरसलीन गंगो सहारनपुर से, रज़ाक अंसारी BSF कैंप ओडिशा से, शरफुद्दीन गांव बसौड़ी उत्तर प्रदेश से, संतोष कुमार उपाध्याय झारखंड से, रविंदर कुमार संपेरा सोनीपत से, सोनीपत से, पंकज कुमार सरथौली शाहजहांपुर से, डोंग रजत जयकारण चौधरी, अनुराग राजोरा, मोना सिंह, दिलबाग सिंह, सोनी राजोरा, मुकुल जाट, विराट जाट और उनकी पूरी टीम, ये लोग हैं बुलंदशहर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अलग अलग मोबाइलों में हमारी कहानी सुने करो। इतने सारे दोस्तों के नाम लिखे तो मोबाइल भी अलग अलग होने चाहिए। उसके आगे आते हैं जी अख्तरुल इस्लाम फारूकी बार सुई कटिहार बिहार से, जावेद अली, मोहम्मद अफसर सलाम शेख किशनगंज बिहार से, तालीम खान गोराई, सोबरन लाल SSM नागालैंड से, सूरज पांडे चित्रकूट यूपी से, अनिल सेजवाल, शमीम कर्नाटका बेंगलोर से, राजू भाई सोलंकी राजकोट गुजरात से, नासिर पठान शोलापुर से, रिया पटेल राजकोट गुजरात से, जफरुद्दीन, अतीक अहमद खान, अजय सिंह, महेंद्र सिंह जोसारी मकराना राजस्थान से, अशफाक हुसैन, चंद्रमोहन, राशिद अहमद, मोहम्मद अकील मालेगांव से, जगतपाल अरमोरा छत्तीसगढ़ से, शिव बहादुर मौर्य जगदीशपुर अमेठी से, उत्तम सिंह कुशवाहा आगरा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद कुतुबुद्दीन जहीराबाद तेलंगाना से, ओमवीर सिंह तोमर, विनोद करीर मालारामपुर से, संध्या शाहपुरकर, अवतार सिंह चौहान बाड़मेर राजस्थान से, मोहम्मद तालिब हुसैन, उनकी पत्नी है बानो, बेटा है शादमान और मोहम्मद फरहान और मोहम्मद उजैर, बेटी है अक्सा बानो। ये सभी लोग पूरा परिवार नेहटौर के रहने वाले जिला बिजनौर से हैं। और मोहम्मद तासीम चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान से हैं। बलबीर भारद्वाज, अनिल लखनऊ से, सरोज कुमार सूरत से, हाफिज मोहम्मद दाऊद गंगो सहारनपुर से, डॉक्टर AK अग्निहोत्री, ये भी हमारी कहानी को नियमित रूप से सुनते हैं। स्वदेश कुमार, साहिल व्लॉग, मोहम्मद हाशिम, अशोक रत्ती बंगा, शहीद भगत सिंह पंजाब, इनका दोबारा नाम आ गया, संतोष कल्याण से, सैयद जफरुद्दीन, अब्दुल मन्नान अंसारी बल्ला शेरपुर वाले,
मुन्ना खान बरवाना हाथरस से, और दूसरे अब्दुल मन्नान है ग्राम प्रधान जो कि शहाबुद्दीनपुर, और जिला जो है वो उनका वो भी जो है नाम ध्यान नहीं आ रहा क्योंकि उनका नाम नहीं लिखा था तो मैंने अंदाजे से बोल दिया। मोहम्मद फैजान दिल्ली से लेजर का काम करते हैं, ये दिल्ली में रह करके। अरुण कुमार चौबेपुर सैफई से, मोहम्मद इकबाल सहारनपुर से, अरशद चौधरी सहारनपुर से, अजीम सिद्दीकी नवाबों का शहर लखनऊ से, अनिल कुमार इस्लाम नगर सहारनपुर से, अब्दुल कादिर हुसैन, और यह है जी भोनू पटेल जौनपुर यूपी से, नरेंद्र मानी, डॉक्टर रिजवान गांव झिलमिला जिला बिजनौर से, सुरेश पाटीदार प्रदीप चंडीगढ़ से, अब्दुल रहमान खान शारावस्ती से, शमीम ढाका मोतिहारी, ओम शिव डॉक्टर रामदास शर्मा आगरा उत्तर प्रदेश से, आजाद खान मेवाती, राकेश दिल्ली रामनगर से, हेमचंद, प्रीतम चंद, राजू करोड़पति और इनकी पूरी टीम जालंधर पंजाब से हमें सुनते हैं। परासित कुमार गोरखपुर से, धर्मेंद्र शिवान बिहार से, जावेद अंसारी मेरठ से, देव कुमार तिवारी हैदराबाद से, दिलीप कुमार गुप्ता कानपुर से, विकास राज और इनकी पत्नी रानी अंसारी सूरत से हैं। उसके बाद आते हैं जियो अंसारी महाराष्ट्र से, सुरेश चंद्र गौतम 11 फरवरी को शादी की आपकी सालगिरह है, उसके लिए आपको ढेर सारी बधाई मुबारकबाद। तो आप सभी दोस्तों की आज शिकायत पूरी हो गई है जो कि मैंने आपके विस्तार से नाम लिए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए दोस्तों, अगली कहानी में फिर आपसे मिलता हूं।